हेलो फ्रेंड्स। आज हम पेपर सेकंड के बारे में जो गवर्नेंस है उसके बारे में जानेंगे। पेपर सेकंड और पेपर फोर्थ में महत्वपूर्ण होता है गवर्नेंस, तो उसके बारे में हम जानेंगे। गवर्नेंस के अंतर्गत क्या क्या आता है? मंत्रालय, विभाग, शासन प्रणाली के अंतर्गत जो होते हैं, दबाव समूह आता है, औपचारिक अनौपचारिक समूह होते हैं, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 होता है इसके अंतर्गत, है ना। और भारतीय संविधान का भाग 15-20 के अंतर्गत आता है गवर्नेंस के अंतर्गत, है ना। शासन व्यवस्था में पारदर्शिता, आरटीआई, सिटीजन चार्टर, लोकतंत्र में लोक सेवकों की भूमिका, है ना। शासन प्रणाली के बारे में इसमें पता किया जाता है। तो सबसे पहले प्रश्न आता है कि शासन क्या है ना। शासन क्या है? शासन शासन गवर्नेंस या शासन शब्द सार्वभौमिक प्रकृति का है, जो हमारे घर, देश, विश्व हर स्तर पर समान रूप से लागू होता है। सरकार द्वारा किया गया शासन लोक प्रशासन और निजी व्यक्ति या संस्था द्वारा किया गया शासन निजी शासन कहलाता है। विभिन्न संस्थाओं में शासन को अपने स्तर पर परिभाषित किया जाता है। जैसे वर्ल्ड बैंक के अनुसार शासन वो व्यवस्था है जहां जनता द्वारा चुनी गई सरकार जनता के हित में बहुआयामी भूमिका को निभाती है और इन भूमिकाओं के निर्वहन के दौरान पारदर्शिता और जवाबदेहिता के मूल्यों को धारण करती है। यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के अनुसार लोक संस्थाओं के अनुकूल प्रयोग के लिए लोक प्राधिकार का प्रभावी उपयोग करना ही शासन कहलाता है। लोक संसाधन के अंतर्गत 4M आते हैं। 4M के अंतर्गत मशीन, मटेरियल, मनी और मैन, ये चार चीजें आती है 4M के अंतर्गत। मशीन और मटेरियल भौतिक संसाधन होता है, मनी कैपिटल रिसोर्स होता है और मानव जो है मानव संसाधन के अंतर्गत आता है ना। और इन तीनों का भौतिक, कैपिटल और मानव तीनों का प्रबंधन करना ही शासन कहलाता है। नीति आयोग के अनुसार शासन उन सभी प्रशासनिक प्रक्रियाओं को शामिल करता है जो शासन के घटकों के द्वारा निभाई जाती है और इन भूमिकाओं को निभाते हुए ऐसे वातावरण का सृजन किया जाता है कि प्रत्येक नागरिक को उसकी योग्यता और क्षमता के अनुसार जीवन में आगे बढ़ने का अवसर मिल सके। शासन और प्रशासन में संबंध अगर देखें तो समानता और अंतर के रूप में हम देख सकते हैं। अंतर में राजनीतिक प्रशासनिक द्विभाजन, है ना, जिसे डिक्टोटोमी कहते हैं, है ना। नेता और सिविल सर्वेंट दो तरीके से इसमें होते हैं, है ना। और लोक प्रशासन विषय को द्विभाजन के विचार से ही जुड़ा है। इस विचार के साथ वुड्रो विल्सन ने लोक प्रशासन को राजनीति विज्ञान से अलग किया, उसे स्वतंत्र विषय बनाया। इसलिए विल्सन को लोक प्रशासन का जनक या पिता कहा जाता है। लेकिन बाद में विभाजन का विचार नकार दिया गया और राजनीति और लोक प्रशासन को अलग बताने की बजाय परिपूरक, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री बताया गया। 1940 के दशक में FM मार्क्स के द्वारा विभाजन की पहली चुनौती मिली और 1970 आते आते इन्हें एक दूसरे के लिए अनिवार्य बताया जाने लगा। राजनीति और प्रशासन के जुड़ाव को हम निम्न रूप में देख सकते हैं। प्रशासन नीति निर्माण में सहायक होता है ना। प्रशासन नीति निर्माण में सहायक होता है, राजनीति नीति क्रियान्वयन में सहायक होती है। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि शासन और प्रशासन में अंतर कार्य की प्रकृति का नहीं बल्कि उनके संबंध भूमिकाओं का है। एक लोक कल्याणकारी राज्य में शासन और प्रशासन को पृथकता से नहीं देखा जा सकता है। उनकी भूमिकाएं विरोधाभासी नहीं बल्कि परिपूरक होती है। वर्तमान समय में शासन और प्रशासन का अंतर अर्थहीन नजर आता है और उत्कृष्ट शासन को ही प्रशासन कहा जाता है। अतः प्रशासन की अवधारणा शासन की अवधारणा से अलग नहीं है, अपितु उसका विस्तार है। मूल अवधारणा शासन या प्रशासन है, लेकिन शासन या प्रशासन की प्रक्रिया में जब कुशासन के लक्षण देखने लगे तो उसे दूर करने के लिए सुशासन या अच्छे शासन जैसे विचारों को लाया जाता है ना। अच्छा शासन, है ना, गुड गवर्नेंस क्या होता है? अगर हम प्राचीन काल में देखें तो त्रेता युग में जो राम राज्य था उसे अच्छे शासन के रूप में देखा जाता है। द्वापर में गीता के निष्काम कर्म को अच्छे शासन के रूप में देखा जाता है। मौर्य काल के दौरान कौटिल्य के विचार, है ना, प्रजा सुगम राजा सुगम, है ना, जनता अगर सुखी है तो राजा सुखी है। अशोक के धम्म में हम विचार देख सकते हैं। अकबर के दीन इलाही में गांधी जी, विवेकानंद, नेहरू, इन लोगों ने अपने विचार प्रस्तुत किए सुशासन को
है ना। अर्थात मतलब सुशासन कोई नई विचार नहीं है, नया नया विचार नहीं है, बहुत पहले से ही चल रहा है। संकल्पना बदली है, भावना वही है ना। सुशासन का विकास हम देख सकते हैं किस तरीके से हुआ। वर्ल्ड में द्वारा सुशासन का विचार एक बाध्यता या शर्त के रूप में प्रस्तुत किया गया। 9 स्वतंत्र विकासशील देशों को बाध्य किया गया कि यदि उन्हें आर्थिक सहायता चाहिए तो वर्ल्ड बैंक की शर्तों के अनुरूप शासन प्रणाली में बदलाव लाने होंगे। विश्व ने प्रारंभिक 2 रिपोर्ट, है ना, विश्व बैंक ने प्रारंभिक 2 रिपोर्टों के माध्यम से सुशासन की विशेषताओं को परिभाषित किया है, जिसमें आती है फर्स्ट रिपोर्ट 1989 में, जिसका शीर्षक था फ्रॉम स्टेट टू मार्केट, है ना। ओपन मार्केट करने की इनकी बात कही, एलपीजी अपनाने की इन्होंने बात कही, सोशलिज्म से कैपिटलिज्म की ओर बढ़ने की इन्होंने बात कही। सेकेंड रिपोर्ट 1992 में आई थी, जिसका शीर्षक था डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस। इसके अंतर्गत डेमोक्रेसी को बढ़ावा देना, लिबर्टी को बढ़ावा देना, इक्विटी को बढ़ावा देना, जस्टिस को बढ़ावा देना, रूल ऑफ लॉ को बढ़ावा देना, है ना, जन सहभागिता को बढ़ावा देना, स्वतंत्र न्यायपालिका, फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करना। विश्व बैंक की व्याख्या के बाद सुशासन का विचार निरंतर विस्तारित होता गया है। यूएन की संस्थाओं के सम्मेलनों में, राष्ट्र संघ के बैंकों और विभिन्न विकास सूचकांकों में हम गुड गवर्नेंस की विशेषताओं को दिखाते हैं, है ना। 3A आता है इसके अंतर्गत, अकाउंटेबिलिटी, असेसिबिलिटी और एंटीसिपेशन। 3C आता है सिटीजन सेंट्रिक, कम्युनिटी ओन्ड, कॉम्पिटेटिव। 3D आता है डेमोक्रेटिक, है ना, डिलेजेटिव या डिसेंट्रलाइज, डी ब्यूरोक्रेटाइजेशन, ये आता है। 3E आता है इकोनॉमी, इफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस। 3M आता है मार्केट फ्रेंडली, मिशन ड्राइवन, मिशन सेंटिमेंट्स। 3R आता है रिस्पॉन्सिव, रिलायबल, रिजल्ट ओरिएंटेड। 3T आता है ट्रांसपेरेंट, टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग। गुड गवर्नेंस के अंतर्गत बहुत सारी ये सब चीजें आती हैं, है ना। स्वतंत्रता, समानता, सहिष्णुता, समावेशिता, संवेदनशीलता, सहानुभूति, समानुभूति, ये चीजें आती है गुड गवर्नेंस के अंतर्गत। और उसकी सीमाएं क्या क्या है, ये सब गुड गवर्नेंस के अंतर्गत आता है। नेशन फर्स्ट क्या होता है, जवाबदेहिता क्या होती है, शासन व्यवस्था में जवाबदेहिता का क्या महत्व है, अर्थ क्या होता है इसका, जवाबदेहिता की पूरी प्रक्रिया कैसे बनती है, आवश्यकता क्यों है जवाबदेहिता की, जवाबदेहिता के प्रकार, है ना, और लागू करने के उपाय जवाबदेहिता के, विधायी, प्रशासनिक, न्यायिक, जन नियंत्रण के उपाय, न्यायिक सुधार के बिंदु, है ना, कोर्ट किस तरह से कर सकता है, जन नियंत्रण कैसे होता है, जनता पर अपन नियंत्रण कैसे रख सकते हैं ना, जन नियंत्रण की सीमाएं, सिटीजन चार्टर क्या होता है ना, सिटीजन चार्टर, है ना, जिसे नागरिक घोषणा पत्र भी कहते हैं। संकल्पना, आवश्यकताएं में तो पृष्ठभूमि, विकास, विशेषता या गुण, भारत में सिटीजन चार्टर का विकास कैसे हुआ तथा सीमाएं और इसके प्रभावी उपाय क्या क्या है ना, सिटीजन चार्टर की पूरी ये बिंदु, है ना, जो ऊपर पूरे लिखे हैं उसमें पूरा दिया गया है ना। सिटीजन चार्टर के तहत ये पूरी बातें हैं। प्रशासनिक पारदर्शिता क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। बाधाएं क्या है, सूचना का अधिकार क्या होता है ना, क्या है, कैसे लाया गया, आरटीआई एक्ट की विशेषता है, मूल्यांकन और विवाद क्या क्या है इससे जुड़े हुए, सूचना का अधिकार, है ना, सूचना का अधिकार कैसे लाया गया स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में, भारत में कैसे आया है ना। आरटीआई एक्ट 2005 क्या होता है ना, सूचना का अधिकार, पूरी इससे संबंधित धाराएं, बाधाएं क्या क्या है इसकी, इसमें सुधार क्या क्या किया जा सकता है। ई गवर्नेंस क्या होता है, अर्थ आधार, अंतर क्रिया, प्रतिमान, मूल्यांकन, ई गवर्नेंस की दिशा में प्रयास, सुझाव क्या क्या है इसके संबंधित। आईसीटी क्या होता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। 6C क्या है, ई गवर्नेंस से आप क्या समझते हैं, ई कनेक्ट क्या होता है, ई इंफ्रा क्या होता है, ई मेंटेलिटी, है ना।
गवर्नेंस, ई गवर्नेंस के मॉडल ना, क्रिटिकल फ्लो मॉडल, एडवोकेसी मॉडल, तुलनात्मक मॉडल। ई गवर्नेंस की अंतर क्रिया है जैसे G2G, G2B, G2C, C2C, इस तरह से। ई गवर्नेंस का मूल्यांकन कहाँ तक ये लोगों के लिए फायदेमंद है, इसमें बाधाएं क्या है ई गवर्नेंस के प्रति, लोकतंत्र में लोक सेवकों की भूमिका क्या है, ये प्रमुख है। इसमें 10 या 15 नंबर का एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। लोकतंत्र में लोक सेवाएं किस तरह से कार्य करती है ना, लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं। ये लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता होता है। भारतीय लोकतंत्र में लोक सेवकाएं किस तरह से आगे बढ़ रही हैं, सीमाएं क्या क्या है इसकी ना, औपचारिक और अनौपचारिक संगठन क्या होते हैं, मंत्रालय विभाग की संकल्पना, उदय कैसे हुआ, संरचना है, समस्याएं क्या क्या है, क्या प्रयास किए जा रहे हैं, उपाय क्या क्या है इसमें, है ना, संरचना क्या है, कार्य प्रणाली क्या है, विभाजन प्रणाली क्या है इसमें, है ना, अवधि प्रणाली क्या है इसके अंतर्गत, गठन कैसे होता है, संवैधानिक, वैधानिक, संवेदनेतर संस्था है ना? सलाहकारी, विनियामक, अर्ध न्यायिक, जांच समितियां कौन कौन सी होती है, संगठन कौन कौन से होते हैं ऐसे। विनियामक संस्थाएं कौन कौन सी है, 1900 बाद में इनका महत्व कैसे बढ़ा, 1990 के बाद ना, नागरिक समाज क्या होता है, सिविल सिविल सोसाइटी, संकल्पना, विकास, भूमिका, कार्य, सीमाएं, भविष्य, है ना, इस तरह से ये कार्य करती है ना। भारत में कैसे विकास हुआ, उसके बाद आता है हमारा अंतिम में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, इसका प्रबंधन, संचालन, नियमन, सुधार क्या क्या किया जाना चाहिए, है ना, इसकी प्रमुख धाराएं कौन कौन सी है, प्रमुख धाराएं कौन कौन सी है, ठीक है। तो ये पूरा गवर्नेंस का है, इसकी मैंने पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लेलिस्ट की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर रखी है, आप वो देख सकते हैं। अब हम जाते हैं सामाजिक न्याय वाले बिंदु पर, है ना, सामाजिक न्याय वाले नोट्स, सोशल जस्टिस, है ना, सोशल जस्टिस के अंतर्गत हम जोन रोल्स के द्वारा बताई गई चीजों को देखेंगे, है ना, जोन रोल्स जोन रोल्स ने किस तरह से असमानता, बराबरी का अधिकार, मार्क्सवाद, साम्यवाद को डिफाइन किया है, सिद्धांत क्या क्या है इनका, है ना, जोन रोल्स का। रोल्स ने किस तरीके से सामाजिक न्याय को डिफाइन किया है, स्वतंत्रता का सिद्धांत क्या है इसके अंतर्गत, जोन रोल्स के अनुसार, अवसरों में समानता, महिला सशक्तिकरण क्यों आवश्यक है, ये महिलाओं से संबंधित जो मुद्दे हैं सामाजिक न्याय के अंतर्गत, है ना, महिला सशक्तिकरण क्यों आवश्यक है ना? उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य में कैसे बढ़ोतरी की जा सके, महिला आंदोलनों और संगठनों की भूमिका क्या क्या है, जनजातीय आंदोलन तथा महिलाएं उसमें किस तरह से संबंधित है, कृषक श्रमिक महिलाओं में किस तरह से उनका रोल है, कौन कौन से आंदोलनों में वो सम्मिलित हुई है,
राजनीतिक सहभागिता और महिलाएं, घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण अधिनियम, है ना, इसके क्या क्या प्रावधान है, प्रमुख बिंदु कौन कौन से, ये पूरा महिलाओं के अधिकारों से संबंधित है। सी वोक्स क्या होता है ना, प्रमुख केस कौन कौन से, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस तरीके से हुआ और इनकी क्या क्या कार्य है, किस तरह से भारत में महिलाओं के विकास में बढ़ावा प्रदान कर रही है। विशाखा गाइडलाइन 1997 में आया था। महिला सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय नीति 2001 में बनी थी। राष्ट्रीय महिला नीति 2016 का प्रस्तावित प्रारूप के प्रमुख बिंदु, है ना, खाद्य सुरक्षा और पोषण सहित चीजें जो भी है इससे संबंधित। जेंडर बस्टिंग क्या होता है ना? जननी सुरक्षा नीति, जननी शिशु सुरक्षा योजना, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार हेतु सहयोग, धन लक्ष्मी योजना 2008, उज्ज्वला योजना 2007, स्वधार योजना 2001-2, बच्चों का सशक्तिकरण, है ना, बच्चों का सशक्तिकरण के अंतर्गत एनसीपीसीआर द्वारा प्रस्तुत मूल्यांकन, बच्चों की शिक्षा के अधिकार की निगरानी, बच्चों के अधिकारों के हनन की जांच व पड़ताल, मध्याह्न भोजन योजना, ये शिक्षा के स्तर और शिक्षा में मतलब प्रवेश की दर है उसको बढ़ा रही है। राष्ट्रीय बाल नीति 2013, किशोर स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दे, किशोर न्याय अधिनियम, किशोर अपराधी क्या होता है ना, CRY का फुल फॉर्म और इससे संबंधित बातें। बाल श्रम क्या होता है, बाल श्रम से संबंधित प्रमुख मुद्दे। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, बाल श्रम निषेध कानून के सामाजिक परिणाम, है ना, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, संसदीय समिति की रिपोर्ट, अल्पसंख्यकों को सशक्तिकरण कैसे हो सकता है सामाजिक न्याय के अंतर्गत, है ना, निःशक्त व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति 2006, महिला सशक्तिकरण क्या होता है, निजी क्षेत्र में रोजगार क्या होता है, अवरोध मुक्त वातावरण क्या होता है, विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए क्या वो है पैमाने, गैर सरकारी संगठनों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, है ना। SC/ST अत्याचार अधिनियम 2015 के प्रमुख बिंदु, वन अधिकार अधिनियम 2006। ठीक है, तो ये पूरा इसी के अंतर्गत है। तो इस तरह हमने जनरल स्टडीज पेपर सेकेंड कंप्लीट कर लिया है ना, जनरल स्टडीज पेपर सेकेंड पूरा कर लिया है ना। इसमें IR का जो विषय, IR के जो टॉपिक है वो आपको न्यूज़पेपर रीडिंग से करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले वीडियो में हम पेपर थर्ड से संबंधित बातों को देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।